वेलकम। आज हम बात करेंगे इरा ऑफ बेनज़ीर भुट्टो। इस वीडियो में हम इनकी फर्स्ट टर्म के बारे में बात करेंगे जो 1988 से 1990 2 साल तक थी। ठीक है, तो अगर आप इसकी दूसरी टर्म के बारे में जानना चाहते हैं तो उस पर आप मेरी अलग से वीडियो देख सकते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो 1953 में पैदा हुई और 2007 में इन्हें असैसिनेट कर दिया गया रावलपिंडी में। तो आज हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, इनके पॉलिटिकल कैरियर के बारे में देखेंगे। इसके अलावा 1988 के इलेक्शन देखेंगे जिसमें ये पहली दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी। इसके अलावा इनकी फॉरेन पॉलिसी, इनकी मिलिट्री पॉलिसी, इस चीज़ को देखेंगे। इंडिया के साथ कैसे रिलेशन थे, न्यूक्लियर बम के बारे में इनकी क्या पॉलिसी थी, इस चीज़ को देखेंगे। और फिर किस तरह इन्हें डिसमिस किया गया और कैसे ये पहली दफ़ा अपोजिशन लीडर बनी और इन्होंने एज अ अपोजिशन लीडर क्या काम किए। तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये बेनज़ीर भुट्टो हैं, इनके साहबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो आजकल पाकिस्तान पीपल पार्टी के चेयरमैन भी हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो बेनज़ीर भुट्टो कराची में पैदा हुई 1953 में। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी सबसे बड़ी साहबजादी थी। तो शुरू से इन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिप्लोमेटिक इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पहली दफ़ा जब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC की मीटिंग हुई लाहौर में, तो ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ थी। इसके अलावा भुट्टो जब शिमला एग्रीमेंट साइन करने इंडिया गए तो ये तब भी उनके साथ थी। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में भुट्टो जब सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे तो ये उस वक्त भी उनके साथ थी। तो शुरू से ही, बचपन से ही इनकी सोशलाइजेशन, इनकी ग्रूमिंग एक पॉलिटिकल कराने में हुई थी और काफ़ी डिप्लोमेटिकली इनका माइंडसेट था। इसके अलावा इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से, नाम से ज़ाहिर कितने बड़े इदारे हैं, इनसे तालीम हासिल की। इसके अलावा पहली दफ़ा ये 1988 से 1990 ये इनका पहला टर्म एज़ अ प्राइम मिनिस्टर और 1993 से 1996 ये इनका दूसरा टर्म एज़ अ प्राइम मिनिस्टर। इसके अलावा जब ये प्राइम मिनिस्टर बनी तो पूरी इस्लामिक दुनिया में ये पहली वज़ीर-ए-आज़म खातून थी जो एक इस्लामी नेशन को रिप्रेजेंट कर रही थी। इसके अलावा ओवरऑल अगर पूरी दुनिया में देखें तो ये यंगेस्ट थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा कम उम्र थी जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम में। इसके अलावा 1990 में, चूँकि पहला टर्म 2 साल का था, तो 90 में जब दोबारा इलेक्शन हुए तो इन्होंने अपोजिशन लीडर के तौर पर सर्व किया। उस वक़्त इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद जिसको लीड कर रहे थे नवाज़ शरीफ, वो वोन कर गए और वो प्राइम मिनिस्टर बने। तो उनके दौर में ये अपोजिशन लीडर थी। इसके बाद जब ये दूसरी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बनी तो इनका दूसरा टर्म काफ़ी ज़्यादा बेटर था दैन प्रीवियस वन, क्योंकि पहले दौर में तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इन्हें सिर्फ 2 साल मिले थे काम करने को, लेकिन दूसरे टर्म में इनको तकरीबन 3 साल मिल गए। लिहाजा पहले टर्म में इनको जो तजर्बात हुए, जो एक्सपीरियंस हुआ, वो इन्होंने दूसरा टर्म में इस्तेमाल किया और वो काफ़ी बेहतर था। इसके अलावा 1996 में पहली दफ़ा भी इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया, दूसरी दफ़ा भी इनकी गवर्नमेंट को डिसमिस किया गया। इसके अलावा 1999 में परवेज़ मुशर्रफ ने पाकिस्तान में मार्शल लॉ लगाया और डेमोक्रेटिक प्रोसेस ख़त्म हो गया। तो उस वक़्त पाकिस्तान की एक एहतसाब अदालत ने भी इन्हें कुछ सज़ा दी। ठीक है, इन पर 8.6 मिलियन का जुर्माना भी किया और इन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया कि ये कोई भी इलेक्शन नहीं लड़ सकती। तो इसके बाद ये सेल्फ एग्ज़ाइल के तौर पर दुबई में गई, वहाँ पर तकरीबन 8 साल तक ये रही। इसके बाद 27 दिसंबर 2007 को ये पाकिस्तान में वापस आई। ठीक है, रावलपिंडी में एक रैली के दौरान इन्हें एक बम ब्लास्ट में शहीद कर दिया गया, इन्हें मार दिया गया। तो ये था इनका इंट्रोडक्शन। इसके बाद हम इनके पॉलिटिकल कैरियर पर बात करते हैं कि ये किस तरह इमर्ज हुई। तो पहली बात तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बचपन से ही, चूँकि इनके वालिद पहले फॉरेन मिनिस्टर थे फिर प्राइम मिनिस्टर बने, तो इनकी ग्रूमिंग एक पॉलिटिकल घराने में हुई। लिहाजा इनका पॉलिटिकल कैरियर आप कह लें कि बचपन से ही शुरू हो गया। इसके अलावा बाकायदा तौर पर जब भुट्टो की एग्जीक्यूशन हुई, जब उन्हें ट्रायल के ज़रिए मार दिया गया, फांसी दे दी गई, तो फिर बाकायदा तौर पर बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान में आई और उन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दी। शुरू में ये अपनी वालिदा के साथ करती रही और बाद में भी करती रही, लेकिन फिर बाद में ये अलहदा हो गई, इनके दरमियान कुछ अनबन हो गई थी। लिहाजा बाकायदा तौर पर भुट्टो की एग्जीक्यूशन के बाद इन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर शुरू किया। इसके अलावा 1981 में इन्होंने मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी शुरू की, क्योंकि उस वक्त ज़ियाउल हक थे और उन्होंने मार्शल लॉ लगाया हुआ था। लिहाजा मार्शल लॉ के ख़िलाफ़ इन्होंने तहरीकें शुरू की, लेकिन इस दौरान इन्हें काफ़ी परेशानियाँ भी हुई, क्योंकि ज़ियाउल हक ने काफ़ी इन्हें तंग किया। ये काफ़ी देर तक जेल में भी रही। इसके अलावा हाउस अरेस्ट इन्हें किया गया। इसके बाद 1984 में इन्हें एग्ज़ाइल कर दिया गया जेनेवा में। जेनेवा से ये मुंतकिल हो गई UK। तो UK में ये काफ़ी देर तक रही। ठीक है, यहीं पर ही इनकी मीटिंग्स भी होती। आप क्या लें कि PPP को रन कर रहा था बेनज़ीर भुट्टो UK से। तो इस तरह ये सारा निज़ाम चल रहा था। इसके अलावा 1985 में ज़िया ने पाकिस्तान में इलेक्शन करवाए और मार्शल लॉ को ख़त्म किया। तो जब मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, पॉलिटिकल मूवमेंट्स दोबारा से शुरू हुई, तो बेनज़ीर भुट्टो भी वतन वापस आ गई। तो ये 1986 में पाकिस्तान में आई और दोबारा फिर से इन्होंने कैंपेन करना शुरू कर दी। और 1981 में जो इन्होंने मूवमेंट शुरू की थी, मूवमेंट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी, इसी पर दोबारा से काम करना शुरू कर दिया।
अब चूँकि डेमोक्रेसी तो रिस्टोर हो गई थी, लेकिन ज़िया चूँकि डिक्टेटर था, उसको अब हटाना था। लिहाजा ज़िया-उल हक के ख़िलाफ़ पूरे मुल्क में इन्होंने तहरीकें शुरू कर दी, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इसके बाद दिसंबर 1987 में इन्होंने आसिफ अली ज़रदारी से शादी की, लेकिन कभी भी इनका नाम इस्तेमाल नहीं किया। मिसाल के तौर पर जब शादी होती है तो बेनज़ीर ज़रदारी होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने अपने वालिद का नाम यूज़ किया, बेनज़ीर भुट्टो। इसके अलावा इनके जो सन हैं बिलावल भुट्टो, वो भी बिलावल ज़रदारी इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी एक पॉलिटिकल गेम है, आप बेहतर समझ सकते हैं इस पॉइंट को। इसके बाद 1988 में ज़िया ने दोबारा फिर से असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी, जब इन्होंने मोहम्मद खान जनेजो की गवर्नमेंट को डिसॉल्व किया था, और दोबारा फिर से नेशन वाइड इलेक्शन के लिए इन्होंने कॉल दी। तो इस कॉल में भी चूँकि इन्होंने ऐलान किया था कि ये नॉन पार्टी बेसिस पर होंगे, ठीक है, इसमें पार्टीज़ पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, बल्कि इंडिविजुअल्स आज़ाद उम्मीदवार होंगे, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार होंगे। लेकिन फिर क्या हुआ कि इनकी एक हवाई हादसे में डेथ होगी। फिर दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि इलेक्शन होंगे, लेकिन पार्टी बेसिस पर होंगे। लिहाजा 1988 में दोबारा इलेक्शन हुए और बेनज़ीर भुट्टो एज अ प्राइम मिनिस्टर इमर्ज हुई। तो ये था इनका शुरू का एक पॉलिटिकल कैरियर। इसके बाद 1988 के इलेक्शन आते हैं। तो 1988 में, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पहले ज़िया ने ऐलान किया था कि नॉन पार्टी बेसिस पे इलेक्शन होंगे, लेकिन बाद में उसकी डेथ हुई और दोबारा फिर से सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी बेसिस पे इलेक्शन का ऐलान किया। तो पाकिस्तान में जितनी भी पार्टीज़ थी उन्होंने पार्टिसिपेट करना शुरू किया 1988 के इलेक्शंस में। तो 1977 में जिस तरह पाकिस्तान पीपल पार्टी के ख़िलाफ़ बाकी जितनी भी जमातें थी पाकिस्तान में, वो सारी की सारी पीपीपी के ख़िलाफ़ लड़ी थी। तो इसी तरह 1988 में भी पाकिस्तान पीपल पार्टी के अलावा बाकी जितनी भी जमातें थी उन्होंने अपना एक अलायंस बनाया, इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद, जिसको लीड कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, और उन्होंने पीपीपी के ख़िलाफ़ इलेक्शन कंटेस्ट करने का सोचा। इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मिलिट्री जो थी आईएसआई, वो आईजीआई को ज़्यादा सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि इनका मानना था कि आईजीआई और इनकी लीडरशिप को कंट्रोल करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान पीपल पार्टी, और जिसको लीड कर रही थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो। इसके बाद जब 1988 में इलेक्शन हुए तो पीपीपी वन कर गई और इन्होंने 205 में से 93 सीट्स हासिल की। इसके अलावा इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद इन्होंने 54 सीटें हासिल की। तो आप देख सकते हैं कि ये सिंपल मेजॉरिटी भी नहीं है, ठीक है। तो पीपीपी ने वोन तो किया, लेकिन क्लियर मेजॉरिटी हासिल ना की। कम से कम सिंपल आधी मेजॉरिटी के लिए भी आपको कम से कम 103 या 102 सीटें चाहिए थी, लेकिन 93 सीट्स हासिल की, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आईजीआई थी, 54 सीट्स हासिल की। लिहाजा यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि इनका फर्स्ट टर्म कैसा रहा होगा, क्योंकि पार्लियामेंट में मेजॉरिटी नहीं है। लिहाजा कोई भी लेजिस्लेशन पास करवाने में इनको काफ़ी मुश्किलात हुई, और कोई भी इन्होंने मेन लेजिस्लेशन पास नहीं करवाई, सिर्फ इसी वजह से कि इन्हें ख़ास मेजॉरिटी हासिल नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल पार्टी के पहले टेन्योर में कमज़ोर रहने की बड़ी वजह आईजीआई की पंजाब में मजबूती थी, कि पंजाब में पहली टर्म में भी और दूसरी टर्म में भी मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ की गिरफ्त ज़्यादा रही, और वो इसके चीफ़ मिनिस्टर भी रहे। लिहाजा पहली टर्म में भी नवाज़ शरीफ पंजाब के चीफ़ मिनिस्टर थे, और आप जानते हैं कि पाकिस्तान में अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो बेसिकली आपको पंजाब चाहिए। अगर पंजाब में आप मजबूत नहीं है तो आप समझे कि आप पाकिस्तान में गवर्नमेंट नहीं बना सकते। लिहाजा यहीं से साबित होता है कि पीपीपी वीक थी। इसके अलावा गवर्नमेंट बनाने के लिए पीपीपी ने अलायंस किया एमक्यूएम के साथ, जिसके पास 13 सीट्स थी। लिहाजा इन 13 सीट्स के साथ इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बनाई और इनिशिएट किया अपना पहला टेन्योर। तो ये थे 1988 के इलेक्शन। इसके बाद बात करते हैं इनकी फ़र्स्ट टर्म एज अ प्राइम मिनिस्टर। तो एज अ प्राइम मिनिस्टर इन्होंने अपने आप को ही एज अ ट्रेजरी मिनिस्टर ये लगाया। इसके अलावा इनकी जो मदर थी, इनके जो हस्बैंड थे, उनको भी ख़ास मिनिस्ट्रीज़ इन्होंने दी। इसके अलावा जो आर्मी चीफ़ थे मेजर जनरल असलम बेग, इसके अलावा आईएसआई जो चीफ़ थे हमीद गुल, और प्रेसिडेंट इसहाक खान जो थे, ये तीनों के तीनों पाकिस्तान पीपल पार्टी की जो लीडर बेनज़ीर भुट्टो को डिसलाइक करते थे। ये शुरू से नहीं चाहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो इलेक्शन वोन करें या पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर बने। लिहाजा ये तीनों की तीनों जो मेन लीडरशिप थी पाकिस्तान में, ये तीनों के तीनों भुट्टो के ख़िलाफ़ थी, और भुट्टो की रास्ते में बड़ी ये रुकावट थे कि वो उनका इरा प्रोग्रेस करता आगे बढ़ता। इसके अलावा इन्होंने अपने दौर में कोई बड़ी मेजर लेजिस्लेशन पास नहीं करवाई, ख़ास तौर पर पहले टेन्योर में। इसकी बड़ी वजह ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि सिर्फ 93 सीट्स गेन की थी। इसके बाद 13 सीट्स ये मिला के तकरीबन इनके पास 110 सीट्स बनती थी। तो ये तकरीबन हाफ़ सीट्स बन जाती थी। तो हाफ़ सीट्स के साथ आप कोई मेजर लेजिस्लेशन पास नहीं करवा सकते, ख़ास तौर पर जब आप डिपेंड करते हो किसी दूसरी पार्टी पर जिसके साथ आपका अलायंस हो।
तो इन सारी चीज़ों की मौजूदगी की वजह से इन्होंने कोई बड़ी लेजिस्लेशन पास नहीं करवाई। नंबर 2, इनका इरा सिर्फ 2 साल के लिए रहा था, 20 महीने के लिए। तो आप जानते हैं कि जब भी कोई गवर्नमेंट बनती है तो पहले 1-2 महीने तो वैसे ही गुजर जाती हैं मिनिस्ट्रीज़ देते वक्त, गवर्नमेंट बनाते वक्त। तो बाकी में जो अपोजिशन थी उन्होंने प्रोटेस्ट किया इनके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा। तो इन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को सही तरह से टिक के काम नहीं करने दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि बेनज़ीर भुट्टो बहुत ज़्यादा सिंसियर थी, सही काम कर रही थी, लेकिन ये एक फ़ैक्ट है कि सिर्फ 2 साल में कुछ नहीं हो सकता। इसके अलावा एज आ फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन्होंने जो पॉलिटिकल प्रिजनर थे, जो ज़िया ने पकड़ रखे थे, उनको रिलीज़ किया। ट्रेड यूनियन पर, स्टूडेंट एसोसिएशन पर जो बैन्स थे उनको ख़त्म किया। और मीडिया सेंसरशिप जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो ज़िया के दौर में बहुत ज़्यादा थी, उसको ख़त्म किया। इसके अलावा पहले दौर में इन्होंने घरों की तामीर पर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इस पर बहुत ज़्यादा होटर किया था, बहुत ज़्यादा स्पीच की थी, लेकिन हकीकत में इन्होंने कुछ भी नहीं इसमें से डिलीवर किया। क्योंकि इसकी वजह बेनज़ीर भुट्टो ये देती हैं कि जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी पाकिस्तान की, या जो ख़जाना था वो बिल्कुल खाली था और वो कुछ ना कर सकती थी। इसके अलावा इनके दौर में सबसे बड़ा मसला नारकोटिक्स का था। ख़ास तौर पर अभी अफ़गान वार रिसेंटली बिल्कुल ख़त्म हुई थी, जनवा कोड साइन हुआ था। तो उसमें बेसिकली अफ़गान वार से पाकिस्तान ने जो हासिल किया वो क्लाशिनकोव्स थी, नारकोटिक्स था, ये सारी चीज़ें पाकिस्तान ने हासिल की। तो नारकोटिक्स पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैल रही थी, हेरोइन का धंधा। इसके अलावा पाकिस्तान दुनिया में लार्जेस्ट हेरोइन एक्सपोर्टर कंट्री था। इसके अलावा जिस कंट्री में सबसे ज़्यादा नशा बढ़ रहा था वो भी पाकिस्तान ही था। तो ये सारा एक बहुत बड़ा मसला था। इसके अलावा फर्स्ट टर्म में इन्होंने बहुत सारे मसाइल भी फेस किया। मिसाल के तौर पर कुछ काम ये करना चाहती थी, लेकिन इनकी जो ओपोजिशन थी, इनके ख़िलाफ़ जो मिलिट्री थी, उन्होंने ये ना करने दिया। मिसाल के तौर पर ये इफ्तिखार अहमद को चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाना चाहती थी, लेकिन प्रेसिडेंट इसाक खान, जिन्होंने बेसिकली अथोराइज़ करना था, वो राज़ी ना हुए। इसके अलावा भुट्टो चाहती थी कि मलिक कासिम वो एज आ प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के तौर पर प्रेसिडेंट बने, लेकिन मिलिट्री ने इस बात को सपोर्ट ना किया और उन्होंने प्रेसिडेंट इसाक खान को सपोर्ट किया। इसके अलावा भुट्टो चाहती थी कि महबूबुल हक जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो अपनी पोजीशन से हट जाएं, लेकिन इस बात में भी मिलिट्री ने अपोज़ किया कि वो इस चीज़ को अपोज़ करते हैं। लिहाजा आप देख सकते हैं कि ये कुछ मेजर चीज़ें थी कि जिसमें चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ आ जाता है, प्रेसिडेंशियल नॉमिनी आ जाता है, फाइनेंस मिनिस्टर जो इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है। तो ये बेनज़ीर भुट्टो चाहती थी कि चेंज हो, लेकिन जो दूसरी चीज़ें थी उन्होंने इसको चेंज ना होने दिया। इस बात से ज़ाहिर होता है कि ये काफ़ी ज़्यादा वीक थी। इसके अलावा उस वक्त जो आर्मी चीफ़ थे मेजर जनरल असलम बेग, उन्होंने इस बात को क्लियर किया भुट्टो के साथ कि वो कभी भी डिफेंस के मामले में और फ़ॉरेन अफेयर के मामले में बेनज़ीर भुट्टो की मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके अलावा 60% पॉपुलेशन पाकिस्तान के पंजाब में रहती थी, जिसका चीफ़ मिनिस्टर था नवाज़ शरीफ। तो ये आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये कितना बड़ा मसला बन गया। इसके अलावा अप्रैल 1989 में एक नो कॉन्फिडेंस मूव शुरू की अपोजिशन पार्टीज़ ने, लेकिन बाद में ये डिफ़ीट हुई 12 वोट से। ठीक है, तो सिर्फ 12 वोट से ये डिफ़ीट हुई थी। तो आप देख सकते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इवेंट था इनकी गवर्नमेंट को ख़राब करने के लिए, डिसमिस करने के लिए। भुट्टो ने यह इल्ज़ाम दिया कि बहुत सारे जो MNAs थे उनको ब्राइब किया गया था $10 मिलियन के लिए बाय उसामा बिन लादेन, जो ये चाहता था कि पाकिस्तान में एक इस्लामिक थियोक्रेसी हो। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो भुट्टो फेस कर रही थी। इसके बाद इनकी फॉरेन एंड मिलिट्री पॉलिसी देखते हैं तो ये दोनों की दोनों ही काफ़ी वीक थी। मिसाल के तौर पर ये काफ़ी ज़्यादा फ़ॉरेन ट्रिप्स पर गई, ठीक है, अपने दोनों टेन्यूर्स में, और इसका मकसद यही था कि फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट को गेन करे और पाकिस्तान के लिए एड हासिल करें। लेकिन ये दोनों ही नाकाम थी। फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट इसलिए नहीं आती थी क्योंकि जिस तरह 1970s में, उसके अलावा PPP का मोटिव था कि सोशलाइजेशन, वो पॉलिसी है PPP की, जिसमें इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया गया 1970s में। तो यही परसेप्शन थी बिजनेस मैन में, इसके अलावा फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स में, कि अगर आज वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं तो कल को उन्हें नेशनलाइज कर लिया जाएगा, नुकसान होगा। तो इस वजह से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में ज़्यादा नहीं आई। इसके अलावा इन्होंने बहुत ज़्यादा एड पाकिस्तान के लिए मांगी, लेकिन यह भी बहुत ज़्यादा नहीं आई। बड़ी वजह तो यही थी कि 2 साल सिर्फ इनका टेन्योर था, आधा भी नहीं था 5 साल का। तो यहाँ से इनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। ओपोजिशन बहुत ज़्यादा इनके खिलाफ छिड़ रही थी। जून 1989 में इन्होंने अमेरिका का दौरा किया, कांग्रेस को एड्रेस किया और वही एड मांगी पाकिस्तान के लिए और इस तरह की दूसरी चीज़ें, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं था क्योंकि अफ़गान वार अभी नई नई ख़त्म हुई थी। और इसके अलावा प्रेसलर अमेंडमेंट, जिसमें पाकिस्तान पर एम्बार्गो लगाया गया, पाकिस्तान पर काफ़ी इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाई गई, तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा ये डिसअपॉइंटिंग था।
इसके अलावा अफ़गानिस्तान में चूँकि सिविल वार चल रही थी, ठीक है, अभी अफ़गान वार ख़त्म हुई थी, मैं पहले भी कह चुका हूँ। तो उस वक्त पोस्ट वार जो था, चूँकि सोवियत यूनियन भी फॉल कर रहा था, तो उसके बाद जेनेवा अकॉर्ड के बाद अफ़गानिस्तान में क्या होना था, उस चीज़ को डील करने के लिए अमेरिका डायरेक्टली मेजर जनरल असलम बेग के साथ, हमीद गुल के साथ और प्रेसिडेंट इसाक खान के साथ डायरेक्ट कंटेक्ट कर रहा था, ठीक है। पाकिस्तान की जो इलेक्टेड लीडरशिप थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, उसके साथ रब्ता करने की बजाय डायरेक्ट अमेरिका असलम बेग, हमीद गुल और इसाक खान के साथ मामला तय करता। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा बुरी थी कि डेमोक्रेसी के होते हुए, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हुए आप अनइलेक्टेड से बात करें। इसके अलावा 1989 में हमीद गुल ने अफ़गानिस्तान में इन्वेजन की, क्योंकि वो जलालाबाद को सीज़ करना चाहते थे और इसका मकसद ये था कि जलालाबाद को सीज़ करने के बाद यहाँ से जो एंटी सोवियत एक्टिविटीज़ हैं, जो इस्लामिस्ट हैं, जो रिबेल्स हैं, उनकी गवर्नमेंट यहाँ पर बनाई जाए और जिसके ज़रिए वो पूरे अफ़गानिस्तान को कंट्रोल करेंगे। लेकिन ये इन्वेजन फेल हुई और हमीद गुल ने इल्ज़ाम लगाया बेनज़ीर भुट्टो पर कि उन्होंने इस इन्वेजन की जो खबर है वो लीक की है अफ़गान गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से इनको जो अफ़गान आर्मी थी उसके हाथों शिकस्त खाना पड़ी। तो ये इनकी फॉरेन एंड मिलिट्री पॉलिसी थी। इसके बाद इंडिया और न्यूक्लियर बम, इसके बारे में इनकी क्या पॉलिसी थी। तो शुरू में तो ये इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना चाहती थी। इन्होंने ये भी ऐलान किया कि शिमला एग्रीमेंट को बेस बना के, जिसमें यह लिखा गया कि दोनों कंट्रीज़ बायलैटरली एक दूसरे के मिसाइल को हल करेंगी, उसको लेके ये आगे के मामलात को तय करेंगी, ठीक है। इसके मुताबिक ये भी होता है कि कश्मीर इशू में कोई दूसरा कंट्री सालिसी का किरदार अदा नहीं करेगा। दोनों कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान मिल के कश्मीर इशू को रिजॉल्व करेंगी। तो इस बात को भुट्टो ने रिकगनाइज़ किया, एक्सेप्ट किया कि ठीक है, शिमला एग्रीमेंट को बेस बना के ही आगे चलेंगे। राजीव गांधी ने पाकिस्तान का दौरा किया, जिसमें दोनों कंट्रीज़ ने साइन किया कि वो एक दूसरे की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को अटैक नहीं करेंगी, जिस तरह से इसराइल ने अटैक किया था इराक़ की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पर। लिहाजा इसलिए इन्होंने ये चीज़ साइन की। इसके बाद आर्मी ने इन पर यह ब्लेम किया कि इंडिया के साथ ये बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हैं, लिहाजा इन्होंने फिर इंडिया के साथ हार्ड लाइन पॉलिसी शुरू की, ख़ास तौर पर कश्मीर इशू के हवाले से इन्होंने पब्लिकली ये बोलना शुरू किया। इसके अलावा जहाँ भी जाती इंटरनेशनली कि कश्मीरियों के हक़ में इन्होंने आवाज़ बुलंद करना शुरू की। इसके बाद पाकिस्तान में एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप में, जहाँ पर मिलिटेंट्स को ट्रेन किया जाता था जो कश्मीर में जाके फ़ाइट करते थे फ्रीडम के लिए, आज़ादी के लिए, वहाँ पर इन्होंने $3 मिलियन वो एड के तौर पर दिए। इसके बाद एक इंटरव्यू में इन्होंने ये कहा कि पंजाब और कश्मीर में ज़िया हक ने जो प्रॉक्सी वार शुरू की थी, ख़ास तौर पर पंजाब में खालिस्तान के हवाले से, आप लाजमी इस पर रिसर्च कीजिए, और कश्मीर में जो प्रॉक्सी वार थी, ये बिल्कुल ठीक काम किया था ज़िया ने। इसके अलावा प्रेसिडेंट और मिलिट्री दोनों ही इस बात से रिलेक्टेंट थे, वो नहीं चाहते थे कि भुट्टो को वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बताएं, क्योंकि ज़िया तकरीबन 11 साल हुकूमत कर गया, सारा प्रोग्राम जो था न्यूक्लियर वो मिलिट्री के अंडर था। उसके बाद पहली दफ़ा ये सिविलियन गवर्नमेंट बनी थी, तो वो नहीं चाहते थे कि इनको ज़्यादा पता चले। तो इस बात का इन्हें पता चला जब ये अमेरिका गई, वहाँ पर इन्होंने विज़िट किया, तो वहाँ पर अमेरिकन ने इनको बताया कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम किस हद तक एडवांस्ड है और क्या कुछ वो कर सकता है। तो ये इनकी इंडिया और न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में कुछ पॉलिसी थी। इसके बाद बात करते हैं इनकी डिसमिसल पर और फर्स्ट टर्म एज आ अपोजिशन लीडर। तो 1990 में ISI ने इनके ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन मिडनाइट जैकल। यह बेसिकली सीक्रेट और कवर्ट ऑपरेशन था, जिसमें ब्राइबरी को और इंटिमाइडेशन को यूज़ किया गया कि जो MNAs थे उनको रिश्वत के ज़रिए और खौफ और हसद के ज़रिए PPP के ख़िलाफ़ उभारा जाता है कि वो उनके ख़िलाफ़ वोट दे, वोट ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस दे या नए इलेक्शंस का मुतालबा करें, ठीक है। बेसिकली वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ही था। तो 1989 में इसके अलावा जो MQM थी, जो PPP के साथ अलायंस में थी, जिसकी वजह से PPP ने गवर्नमेंट बनाई हुई थी, उन्होंने भी पाकिस्तान पीपल पार्टी को छोड़ दिया, जो पीपल पार्टी के लिए एक बड़ा धचका था। इसके अलावा इनके जो हस्बैंड थे आसिफ अली जरदारी, काफ़ी मशहूर थे, इन्हें मिस्टर 10% भी कहा जाता था इनके दौर में, कि काफ़ी ज़्यादा ये कमीशन खाते, काफ़ी मतलब बराबरी के केसेस थे इनके ख़िलाफ़। तो वो कैबिनेट मीटिंग्स अटेंड करते थे डिस्पाइट नॉट बीइंग अ मेंबर, कि इसके मेंबर होने के बावजूद इसकी मीटिंग्स अटेंड करते। इसके अलावा करप्शन आम थी और अनएम्प्लॉयमेंट, लेबर स्ट्राइक्स, ये सारे चल रहे थे। इनके दौर में पाकिस्तान पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा करप्ट कंट्री था। इसके अलावा अगस्त 1990 में प्रेसिडेंट इसाक खान ने इनको डिसमिस कर दिया, वही बराबरी के इल्ज़ामात लगाए, मिस मैनेजमेंट और ये सारी चीज़ें। मतलब बेसिक मकसद इनकी गवर्नमेंट को हटाना ही था, क्योंकि मिलिट्री इसके ख़िलाफ़ इसको अपोज कर रही थी। और प्रेसिडेंट ने 8th अमेंडमेंट को यूज़ किया, जिसके तहत प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो इलेक्टेड गवर्नमेंट को डिसॉल्व कर सकता है, कैबिनेट को डिसॉल्व कर सकता है, नेशनल असम्बली डिसॉल्व कर सकता है।
इसके बाद अक्टूबर 1990 में दोबारा इलेक्शन हुए, जिसमें पीपीपी ने 45 और आईजीआई जिसको लीड कर रहे थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने 106 सीट्स हासिल की। लिहाजा इस दफ़ा आईजीआई वन कर गई। नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने और भुट्टो अपोजिशन लीडर बनी। इसके बाद नवंबर 1992 में इन्होंने एक एज अपोजिशन लीडर एक प्रोटेस्ट शुरू किया, तकरीबन 10 मील का था, रावलपिंडी से इस्लामाबाद की तरफ, जिसमें इन्होंने नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। और अपने दौर में अपोजिशन लीडर के तौर पर इन्होंने नवाज शरीफ की हर पॉलिसी को अटैक किया। मतलब कुछ काम ठीक भी किए थे नवाज शरीफ ने, लेकिन इन्होंने हर पॉलिसी को कंडेम किया, हर पॉलिसी को इन्होंने नवाज शरीफ की अटैक किया। तो ये थी इनकी डिसमिसल और फर्स्ट टर्म एज अ अपोजिशन लीडर। इसके बाद इनकी सेकंड टर्म में हम बात करेंगे कि कैसे मुल्क में मार्शल लॉ लगा था दूसरी टर्म के बाद, और कैसे ये एग्जाइल के तौर पर गई और कैसे ये इनकी रेजिग्नेशन की गई। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसके बारे में किसी हद तक पता चला होगा। इनके फर्स्ट टर्म के बारे में वीडियो देखने का शुक्रिया।